मऊगंज विधानसभा के पूर्व विधायक और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के फायर ब्रांड नेता सुखेंद्र सिंह बन्ना आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और आज हम लोग खास बातचीत करने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आज हम लोग आपको 2004 और 5 में ले जाना चाहते हैं कि जब 2004 और 5 में आप जनपद उपाध्यक्ष का चुनाव लड़े, वो कार्यकाल कैसा था? वो कार्यकाल शुरुआत थी उस टाइम, वैसे राजनीतिक शुरुआत तो हमारी लगभग 1994-95 से। फिर 2000 में पहली बार जनपद का चुनाव लड़ा सदस्य और भारी वोटों से हमारे जो क्षेत्र था वहाँ की जनता ने आशीर्वाद दिया। इसके बाद फिर 4-5 तक हमने 5 साल जनपद सदस्य रहते हुए छोटी बड़ी समस्याओं को लेकर के जितना भी बन पड़ता था करता था। पूरे हरमुना ब्लॉक में आना जाना, हर स्तर पर मान सम्मान प्यार दुलार उसी टाइम से मिलने लगा था। और इसी के बीच आपके द्वारा हनुमाना में आप गए थे ज्ञापन देने के लिए और धरना दिए हुए थे। उसी दौरान कुछ आपके साथ घटना घटित हुई थी, आपने कुछ पुलिस वालों के साथ मारपीट की थी। देखिए क्या है कि वो आपने सही छेड़ा, वो घटना है 2012 की, वो 2004-5 की नहीं। अच्छा, 2004-5 से और हम लोग 2012 में आ गए। हाँ, चलिए 2005-6 में फिर से चुनाव जनपद का लड़ा और उपाध्यक्ष हुआ उस बारी। इसके बाद फिर जो है तो 2012 फिर 10 में चुनाव लड़ा, फिर उपाध्यक्ष हुआ। फिर 2012 की बात आई, मैंने बाढ़ सागर का पानी जिला और जनहित मुद्दों को लेकर के उस समय एक बात हुई थी, एक मर्डर हुआ था एक गुप्ता परिवार का, और उसमें साकेत परिवार के लोगों को पुलिस बुला करके मारपीट करती थी, पैसे वसूली करती थी, छोड़ती थी। और पूरा उस साकेत परिवारों का वहाँ पे वो था एरिया थी सलैया, आपका ये ढावा गौतमा तिवरियान, ढावा गौतमान यहाँ के आसपास, जिसको चाहे पुलिस उठा ले जाए मारपीट करे, कोई बोलने वाला उस टाइम था नहीं। मेरी भी नई नई राजनीतिक शुरुआत थी। कैसे ही एक जनपद के कर्मचारी ने मुझसे कहा कि दादा हम लोगों की कोई सुनने वाला नहीं, हमारे परिवार के लोगों के साथ मारपीट। फिर वही मैंने आंदोलन उसी मुद्दे को लेकर के और जनहित मुद्दों को लेकर के मैंने आंदोलन कर दिया। तो उसमें मारपीट का विषय ऐसे नहीं था, मैंने सिर्फ थाना प्रभारी एसडीएम को बुला करके, एसडीएम थे उस टाइम, थाना प्रभारी तहसीलदार सारे अधिकारी थे, उनको बुला करके मैंने तहसील पुलिस जो टीआई थी उन्हें पूछना शुरू किया कि आपने हत्याकांड का मामला है, आपने मुलजिमों को बुलाया पूछताछ के लिए, बात जायज है, मर्डर हुआ है, आपको शंका है, आपने उनके साथ मारपीट किया, चलिए ये भी मैंने स्वीकार कर लिया कि आप मर्डर का विषय है, अगर छोटी मोटी बातें नहीं निपट पा रही तो कभी थोड़ी बहुत है तो चलो वो कर लिया, हो भी जाए। फिर पैसे भी लिया उनसे। इसके बाद फिर क्या हुआ कि छोड़ भी दिया। तो जब अपराधी थे तो छोड़ते नहीं, और जब अपराधी नहीं थे तो मारपीट किया, और फिर पैसे फिर क्यों लिया? तो मैंने जब थाना प्रभारी से बात पूछी तो उन्होंने थोड़ा बदतमीजी तरीके से बात की, तो उसमें हमारे साथी कुछ लोग थे उस टाइम मारपीट कर दिए। फिर ये बात सच है कि वहाँ पे फिर लंबी मारपीट गदर ही हुई, 1 घंटे 1.5 घंटे चला वो, फिर 3 घंटे और आंदोलन चला, फिर एसपी कलेक्टर आए, सबके ऊपर अपराध लगाए, फिर 3 दिन और आंदोलन चला, फिर गिरफ्तारियां हुई, आंदोलन हुए, ये सब चला था वो आंदोलन। कितने लोग गिरफ्तार हुए? 47 लोग गिरफ्तार हुए थे उसी में उस टाइम में। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हरिजन समाज के लिए विवाद हुआ, उसमें एक हरिजन जेल नहीं गए थे, उसमें आदिवासी समाज के लोग जेल गए, व्यापारी समाज के लोग गए, ब्राह्मण समाज के लोग गए, और हम लोग गए, मुस्लिम गए, सारे लोग जेल गए, और 47 लोग उसमें जेल गए थे, और अच्छा आंदोलन चला था। अच्छा, इस घटना को लेकर अगर जब कभी हनुमाना की तरफ जाया जाए तो ये चर्चा का विषय हमेशा बना रहता है। देखिए उस टाइम की बड़ी घटना थी और उस घटना से निपटना सामान्य बात नहीं थी। प्रशासन 3 दिन धारा 144 लगी थी, उसमें आईजी गाजीराम मीणा थे, काफी इंटरेस्टेड विषय था। यहाँ पे 3 दिन पुलिस चारों क्षेत्र में एकदम से गिरफ्तारियां ये वो, फिर मैं आकर के फिर से धरना दिया, अब फिर से आंदोलन चला, फिर जाकर के पुलिस आई, फिर हम लोगों ने गिरफ्तारियां दी, तब मामला जाकर के शांत हुआ। अब पुलिस उसमें कुछ नहीं कर पाई थी उस टाइम, इतना तगड़ा आंदोलन हम लोगों ने मिल करके किया, फिर पुलिस नतमस्तक हुई, फिर हम लोगों ने गिरफ्तारी दी, फिर मामला ऐसे अभी तक मामले चल भी रहे थे। और उसी के बाद विधानसभा चुनाव हुआ, 2013 में फिर विधानसभा का चुनाव हुआ, 2012 की घटना।
क्या उम्मीद थी आपको कि विधानसभा का टिकट मिलेगा कांग्रेस से? देखिए, ऐसा टिकट तो कुंवर अर्जुन सिंह राउत साहब थे उस टाइम। तो 2003 में मैं पहली बार आवेदन उनको दिया था और उसी टाइम उन्होंने एक तरीके से मुझे एनओसी दे दी थी और ये कहा था कि मैं तुम्हें चुनाव लड़ाऊंगा। फिर 2003 में लिस्ट जारी भी हुई, लेकिन इसके बाद फिर टिकट मेरी फिर से काट दी गई। फिर मंजुलता तिवारी जी उस टाइम थी, उनको टिकट दे दिया गया। अच्छा, हम लोग मारपीट की बात पे आ ही गए हैं, तो एक आपके द्वारा जब आप विधायक थे तब आप एक सीसीएफ के साथ भी कुछ वहां पे घटना हुई थी। हाँ, बिल्कुल हुई थी। जब मैं विधायक था 2016 की 15-16 की। अब उसमें मैं जिक्र करना चाहता हूँ, हमारे 7 विधायक थे उस टाइम, सुंदरलाल तिवारी जी भी। हम आनन फानन में इधर से जाते थे, क्षेत्र का सारा काम निपटा करके। जैसे वहां पहुंचा, ट्रेन चलने वाली थी, उसी टाइम सुंदरलाल जी एक तरफ खड़े थे। हमें उनको पहचानता नहीं भी था, सीसीएफ को। एक सीसीएफ है पीके सिंह में, तो एक बिजली विभाग के अधिकारी थे उनसे मेरी भी जान पहचान थी और उनके भी बड़े करीब थे। आप उनसे पूछेंगे तो ज्यादा बेहतर वो बताएंगे। बशर्ते उन्होंने मुझसे कहा कि ये सुखेंद्र सिंह बन्ना है और ये पीके सिंह है, सीसीएफ रीवा में थे, अब भोपाल में हो गए। तो वहां पे जो है, तो हम वो बदतमीजी से बात की। बोले मैं जानता हूँ, इनको भी जानता हूँ, बहुत सारे विधायकों को जानता हूँ, 230 विधायकों को जानता हूँ, नागेंद्र सिंह को जानता हूँ। सब जो है तो घुसखोर हैं, चोर हैं, ये है वो। सुंदरलाल तिवारी जी के ऊपर तो 25 लाख रुपए का आरोप लगा दिया कि मुझसे मांगा, ध्यान आकर्षण लगाया। उस पर मैंने कहा, देखो आप बदतमीजी मत करो, जब मेरी आपकी जान पहचान नहीं, अच्छी बातें नहीं, अब गलत फालतू बातें आप मत करो। ट्रेन चलने वाली थी। इसके बाद फिर उन्होंने कहा हाँ तो हो गया, नहीं थे, थोड़ा सा इस ठेठी भाषा में उन्होंने थोड़ा बदतमीजी की। उसमें फिर जो है तो हाथापाई हुई, वो बातें हुई थी। अब जब कोई सिर पे आएगा तो कुछ न कुछ बातें तो होगी, चाहे अधिकारी हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो। तो अचानक सीसीएफ के द्वारा आपके साथ बदतमीजी किया जाने लगा, कहीं उसके पीछे की कुछ वजह? नहीं, कोई नहीं, ये तो मैं नहीं मानता कि कोई, वो हो सकता है मुझसे पुराना वो चीज देते रहे, वो हम नहीं जानते, पर उन्होंने सबके ऊपर आरोप लगाया। कुछ ना कुछ खुन्नस रही हो सकता है रही हो, पर उन्होंने सुंदरलाल जी के ऊपर आरोप लगाए, शीला त्यागी के ऊपर आरोप लगाए, नागेंद्र सिंह जी के ऊपर आरोप लगाए, सबके ऊपर 230 विधायकों तक के ऊपर तक आरोप लगाया। तो मैं उनके शराब वराब पिए हुए थे उस टाइम, तो उनके बारे में ज्यादा क्या। अच्छा, उनके द्वारा एक शब्द इसी दौरान ये भी कहा गया था कि 230 में से हमारे लिए सिर्फ 229 विधायक ही हैं, एक विधायक ना सही। अब ये देखिए, कुछ टाइम हमने नहीं दिया, वो अपने बयान में कुछ दिए रहे, वो तो फिर कोर्ट में भी गए और सारी चीजें किए, सबको कोर्ट में मामला लंबित भी है। बिल्कुल। आप जब से विधायक बने हैं तब से आपकी एक क्रांतिकारी छवि रही है। आपके द्वारा बाण सागर पानी के लिए भी विशाल धरना प्रदर्शन किया गया था, अनशन किया गया था। बिल्कुल, 22 मई की बात है, और 22 मई 15 को उसमें जो है तो हमने पिपराही से लेकर के जो तो बड़ा आंदोलन किया था। लगभग 30-35 हजार आदमी इकट्ठे हुए थे और उसमें 470 करोड़ का प्रोजेक्ट बन करके तैयार हुआ था। और उसमें फिर मैं आदित्यनाथ योगी से मिला, कुछ एनओसी की जरूरत थी, और उस टाइम मैंने काफी उसमें हद तक लड़ाई लड़ी थी। और उस समय जुलानिया वो थे उसके प्रमुख सचिव, तो उन्होंने कहा कि चाहे कोई एनओसी दे या न दे, मैं उसको बना दूंगा। इस तरीके से आश्वासन था, लेकिन समय भी कम बचा था, जुलानिया जी हट गए उससे, और फिर सरकार भी, मतलब चुनाव भी आ गए, तो अब वो मामला उसी स्थिति में फिलहाल अभी पेंडिंग पड़ा हुआ। हमने उस मुद्दे को लेकर के और बाण सागर और जिले दोनों को लेकर के बड़े आंदोलन भी किए, 50,000 की भीड़ का, आप भी जानते हैं सारी बातें। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि ये दोनों मुद्दे अभी वहीं के वहीं खड़े हुए, आगे गए न पीछे आए। आप जब विधायक से पद से हटे, इसके बाद भी बाण सागर पानी के लिए आपके द्वारा प्रयास किया? बिल्कुल। मऊगंज में जब 50,000 की हमने गिरफ्तारी दी थी, तो उसमें बाण सागर जिला, रीवा, मिर्जापुर, यही तो 2-3 बड़े मुद्दे थे। बिल्कुल। व्यापम के लिए जब आप विधायक थे तो व्यापम घोटाला जो मध्य प्रदेश में हुआ है, उसके लिए भी आपके द्वारा विधानसभा में आवाज? बिल्कुल, उस टाइम व्यापम तो शुरू पहले हो गया था, 2013 के पहले, लेकिन जब हम लोग चुनाव जीत के गए तो फिर से सुंदरलाल तिवारी जी का जिक्र करना चाहूँगा कि वो थे, मैं था, राहुल भैया उस टाइम नेता प्रतिपक्ष नहीं थे, तो हम दोनों लोगों ने आपस में चर्चा करी, फिर हम 2 लोग मिल करके उस मुद्दे को बड़े
बड़े ताकत से लड़े और उसका रिजल्ट भी आया। पता नहीं कितने लोग बाद में जेल गए, खुलासा हुआ, सारी चीजें भी पता नहीं कितने लोगों ने आत्महत्या की। मैं तो समझता हूँ कि शिवराज सिंह को तो पाप लगना चाहिए इस पर भगवान अभी पता नहीं क्यों इस बात पर नहीं सोचे। तो बहुत बड़ा घोटाला था, इस मुद्दे को हम लोगों ने सीना ठोक करके सदन में लड़ा था और वही कारण है कि वो शिवराज सिंह जी बिंद पर ज्यादा फोकस करते थे। बिंद के लोग चाहे किसान मुद्दा हो, चाहे आपका ये व्यापक का मुद्दा हो, चाहे अन्य जनहित मुद्दे हो, ताकत से उठाते हैं। बिल्कुल, मैं अपने दर्शकों को एक चीज बता देना चाहूंगा कि आज मऊगंज पूर्व विधायक से सबसे पहले जब मेरा सवाल हुआ तो हनुमना से ही सवाल शुरू हुआ, क्योंकि मऊगंज पूर्व विधायक हनुमना क्षेत्र के ही बन्ना जवाहर सिंह गांव से आते हैं, इसलिए सबसे पहला जो मेरा सवाल हुआ वो हनुमना से ही शुरू हुआ और अभी सवालों का सिलसिला चलता रहेगा। सर, अब चलते हैं मऊगंज की ओर। मऊगंज में उद्घाटन को लेकर एक समय पे बहुत बहसबाजी चल रही थी कि उद्घाटन किसके द्वारा करवाया जाए, वर्तमान के द्वारा करवाया जाए या पूर्व के द्वारा करवाया जाए। वर्तमान विधायक के द्वारा एक लेटर भी जारी किया गया था जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार को पत्र लिखा था कि अधिकारियों के द्वारा सही से कार्य नहीं किया जा रहा है और उद्घाटन को लेकर IT सेल भाजपा के द्वारा भी तरह तरह की टिप्पणियां की गई। देखिए क्या है कि हमने कभी उद्घाटन और लोकार्पण की लड़ाई कभी लड़ी नहीं। मैं जनपद का उपाध्यक्ष लगभग 2-3 बार रहा, विधायक भी हुआ, लेकिन कभी किसी सरपंच के ऊपर या किसी के ऊपर ये दबाव नहीं बनाया कि मुझसे उद्घाटन कराओ कि लोकार्पण। मैं विधायक हुआ, पता नहीं कितनी विधायक ने, सरपंचों को ही सारी विधायक ने, लेकिन उसमें भी कभी उद्घाटन के लिए हमने दबाव नहीं बनाया। हाँ, ये बात जरूर है कि कुछ प्रक्रियाएं होती हैं बड़े मुद्दे, जैसे कि चौरा घाट जब हमने मंजूर कराया और आपके सिविल अस्पताल में, तो दोनों का उद्घाटन मैंने किया, दोनों का काम एक साथ शुरू हुआ। और भी जो ऐसे बड़े मुद्दे होते जैसे सड़क जो हमने मंजूर कराई, खास करके जो चीजें मैं अपनी मेहनत से मंजूर कराता था, तो स्वाभाविक है कि वहाँ के लोगों का दबाव होता था और उस विभाग का भी होता था कि विधायक जी ने इसके लिए बड़ा दबाव बनाया, बड़ा मेहनत करी, तो उनके हाथों से इसका उद्घाटन होगा तो अच्छा लगेगा। इस सिलसिले में मैं उद्घाटन के लिए जाता था, आता था, सारी बातें। लेकिन मैं करे कोई और नाम कोई और ले, ये काम हमने कभी किया ही नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है कि आप अगर कमलापति इस पे अगर आप रेलवे स्टेशन का नाम हबीबगंज है तो उसका नाम मिटाओ, कमलापति लिखो। आप अगर मुगल सराय है तो उसका नाम लिखो, वो मैं नाम मिटा करके अपना नाम लिखना, ये मेरी कभी आदत नहीं रही। जो विधायक जी ने पत्र लिखा तो हमने वही चीजों का उद्घाटन किया जो मेरी खुद की मंजूर कराई गई थी। जो हम कहते हैं कि चौरा घाट उनको मालूम होना चाहिए मैंने मंजूर कराया, वो जाते थे रोज उसका निरीक्षण करने, ठेकेदारों पर दबाव बनाते थे। किस लिए बनाते थे मैं ये कहना नहीं चाहता। सिविल अस्पताल मैंने मंजूर कराई, आपको मालूम है इस बात को, लेकिन लोकार्पण जब वो अधूरे में थी, टपक रही थी, उसका छत पूरा खराब हो गया, दबाव बना करके वो लोकार्पण किए। हम कहते हैं ऐसे लोकार्पण की क्या जरूरत, अभी तो विधायक को 18 तक है, नवंबर 18 तक, कभी भी उद्घाटन करते, जब अच्छा बन जाता तो वही कर लेते। लेकिन उन्होंने तो यात्री प्रतीक्षालय का उद्घाटन करते उनको हमने नहीं देखा, जबकि पूरे मऊगंज में यात्री प्रतीक्षालय लबालब है और उन्हीं के कार्यकाल का है। सारी विधायक नींद लगा लिए, जीतोड़ मेहनत उन्होंने करी है और यात्री प्रतीक्षालय पाठ दिया है, लेकिन वहां उद्घाटन करने नहीं जाते। क्यों नहीं जाते हमारे कुछ समझ में नहीं आता। जबकि प्रधानमंत्री आवास डॉक्टर मनमोहन सिंह की दी हुई है, प्रधानमंत्री आवास का उद्घाटन 1,20,000 का उद्घाटन करने जाते हैं और 3 लाख का उद्घाटन करने खुद अपनी राशि दी हुई वो नहीं जाते। तो हम उद्घाटन की क्या बात करें। इसके बावजूद वो पत्र लिखते हैं, भाई हम तो यात्री प्रतीक्षालय का उद्घाटन करने कभी नहीं गए, आप करो जो आपने कराया। हम तो वो उद्घाटन लोकार्पण में गए हैं और फिर विधायक रहते हैं, हमने कभी किसी का नहीं किया। स्वाभाविक है बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि पूर्व विधायक भी अगर कोई बुलाया तो करने में कोई बुराई नहीं। पूरे क्षेत्र में क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहे हैं, पूरे क्षेत्र में कबड्डी हो रही है, पूरे क्षेत्र में बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, तो कोई क्यों लोग कहते हैं कि पूर्व विधायक को बुलाओ, विधायक को क्यों नहीं बुलाते लोग। जब घटना दुर्घटना और रात को फोन उठाना ये सब सारी बातें होती है तो पूर्व विधायक, अब सिर्फ लोकार्पण भर के लिए विधायक की सारी जिम्मेदारी होती है, मैं थोड़ी कहता नहीं, बिल्कुल विधायक की पूरी जिम्मेदारी होती है। लेकिन मऊगंज विधायक तो ये बोलते हैं कि मऊगंज विकास में विपक्ष रोड़ा बन रहा है। किस बात पर रोड़ा बन रहा है?
मऊगंज में अभी हाल ही में भाई अतिक्रमण हम ये कहते हैं कि मऊगंज जिले की लड़ाई हमारी अकेले की लड़ाई नहीं है, ये रामधनी मिश्रा जी के जमाने की लड़ाई है। इसके बाद अच्युतानंद जी ने भी इसको उठाया, फिर लक्ष्मण तिवारी ने और तेजी से उस बात को उठाया। अब फिर मैंने बड़े बड़े आंदोलन किए उस बात को लेकर, है ना। वो विधायक है, वो भी अपनी अर्जी पुर्जी लेकर के जाते हैं नहीं जाते हैं वो जाने। हम कहते हैं कि हमारे में इतनी क्षमता है कि हम शिवराज सिंह को काम नहीं करने दे रहे हैं। पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक जो सत्ता पक्ष के मंत्री बताते हैं उनको हम रोक ले रहे हैं। हम रोड़े किस बात के रोड़े? चले वो जहाँ कहेंगे मैं रोड़ा हूँ, कहाँ पे रोड़ा हूँ उनके लिए। हाल ही में मऊगंज में अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही हुई है, उसमें आपके द्वारा धरना दिया गया था, वहाँ पर जो स्थानीय लोग थे उनके साथ विरोध किया गया था, उसको लेकर मऊगंज विधायक के द्वारा ये टिप्पणी की गई है। हम ये कहते हैं कि मऊगंज बहुत दूर नहीं है, विधायक जी भी चले उसी बाजार में खड़े हो जाए, हम भी चलते हैं और भी लोग इकट्ठे हो जाए, पत्रकार इकट्ठे हो जाए। जिस मऊगंज को उजाड़ा गया है कि अतिक्रमण हटाया गया है, ये देखा जाए। अब फिर कोई चीज बनानी है, डिवाइडर कौन डिवाइडर रोक, डिवाइडर तो बन ही रहा है। डिवाइडर बनने से विकास दिख रहा है तो डिवाइडर वो बनाए, लेकिन उजड़ जाए लोग, उजड़ना। हम कहते हैं जब मऊगंज उजड़ रहा था, जब चिल्लपो मची थी, हाहाकार मचा हुआ था, हजारों लोग बेरोजगार हुए, जब बुहार मची, लोगों ने मुझे बुलाया, तब मुझे जानकारी लगी, तब मैं वहां गया। मऊगंज जिला बनने की वो बात कर रहे हैं, और जिला बनेगा तो विकास भी होना चाहिए। विकास के लिए पहले अतिक्रमण हटाया गया है, उसको फिर नए सिरे से स्थापित किया जाएगा। हमने तो ऐसा कहीं नहीं सुना था, जहाँ जहाँ जिला बना सब जगह उजाड़ दिया गया। निवाड़ी जिला बना, उमरिया जिला बना, सब जगह जिला, जो नए नए जिले बनने तो उजाड़े जाते हैं क्या? पहले व्यवस्थाएं बनाई जाती है, इसके बाद फिर व्यवस्था की जाए। हम कहते हैं कि अगर आपको कोई नया घर अपना बनाना है तो पहले कुछ न करोगे, आप तो एक झोपड़ा तो बनाओगे ना, आप वहाँ अपना डेरा सामान रखोगे तब ना अपना घर उदारोगे, फिर उसको आगे पीछे करके एक अच्छा सा घर बनाओगे, है बात नहीं। लेकिन जिस तरीके से उजाड़ दिया गया, जिस तरीके से सीधे जेसीबी लगा दी गई है, 50 फुट सीधे उजाड़ दे, ये कौन सा कानून भाई? आइए बताइए, अगर मऊगंज के में बाजार न बसती तो एसडीएम कार्यालय कैसे आती, तहसील कैसे आती, फिर जिले की बात कैसे उठती? हम कहते हैं कि आपके महाजन को तो नहीं कर रहे कोई की जिला बने। हाँ, हमारे बन्ना जवाहर सिंह को तो कोई नहीं कर रहे जिला बने, जबकि वहाँ खूब जमीन पड़ी हुई, 225 घर है। तो जब उजाड़ना है तो वहां पे जिला बना दो, वहां जिला बना दो जहाँ एक भी घर नहीं बने। मऊगंज की जनता की ही मांग थी कि मऊगंज जिला बने। हम ये कहते हैं कि जहाँ पे जगह नहीं भाई, बाजार अगर नहीं होती तो जिला बने, तो उजाड़ करके जिला बनेगा। मऊगंज की मांग कर दिया तो पापी है क्या? मऊगंज के लोग जिला मांग दिए तो पापी हो गए। अगर आप विधायक होते तो क्या करते? भाई हम तो जिले की लड़ाई लड़ी रहे हैं, अभी फिर से हम करेंगे आंदोलन। अब वो हमको लालीपाप दिखाया जा रहा है। अभी कहा गया था कि दिसंबर में जिला बनेगा, फिर जनवरी में मिलेगा। अब 15 अगस्त जानबूझ करके कि पूर्व विधायक इस मुद्दे पर कुछ न बोले, मात्र इस बात को रोकने के लिए 15 अगस्त को झंडा फहराएंगे। नहीं, ये तो उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस अरे भाई, करके रीवा मिर्जापुर रेल लाइन अब नहीं बनेगी तो उसकी बात अब नहीं उठेगी तो कब उठेगा? उसमें भी 670 करोड़ मेरे लेटर पैड पर मंजूर हुआ था। आंध्र रिकॉर्ड में बोलना चाहता हूँ, आपने क्या किया रीवा मिर्जापुर रेल लाइन पर? है, हमने तो संकल्प पारित कराया था उसका। हम बाणसागर की लड़ाई 470 करोड़ का की रखी हुई है। जिले का 50,000 का आंदोलन किया, इसके पहले भी बड़े आंदोलन किए हमने। तो एक एक मुद्दे पर, चाहे बड़ा मुद्दा हो चाहे छोटा मुद्दा हो। जब आप जिले के लिए 50,000 लोगों की गिरफ्तारी दिए थे, उसी समय सत्ता पक्ष के विधायक मऊगंज से साफ तौर पर बोले थे कि अगर जिला ही चाहिए तो जब कांग्रेस की सरकार 1.5 साल थी तब आपकी सरकार के द्वारा क्यों नहीं बनाया गया मऊगंज को जिला? जबकि कांग्रेस सरकार के समय कमलनाथ मुख्यमंत्री थे और कमलनाथ के द्वारा 3 जिलों की घोषणा की गई थी जिसमें मऊगंज का नाम नहीं था। घोषणा में भी मऊगंज का नाम नहीं है। हम ये कहते हैं कि जिस दिन शिवराज सिंह का इसी खटखरी में कार्यक्रम था तो मुख्यमंत्री थे, 15 साल उनकी सरकार चल चुकी थी, अब मुख्यमंत्री रह चुके थे। 1-2 विधायक बने न बने इससे कोई फर्क नहीं होता। उनको
ये कहने की क्या जरूरत थी कि हमें विधायक दो, मैं आपको जिला दूंगा। हम ये कहते हैं कि हमने तो सीना ठोक कर लड़ाई लड़ी। हम तो मुख्यमंत्री जनदर्शन यात्रा जब शिवराज सिंह कर रहे थे तो हमने चैलेंज किया था कि अगर वो आएंगे तो जूली की घोषणा उन्हें करनी होगी, और अन्यथा मैं उन्हें आने नहीं दूंगा। फिर 229 जगह जनदर्शन यात्रा हुई, लेकिन मऊगंज में नहीं इस हुई, बात डेढ़ को आप तलाव से सहमत वापस हैं? चले गए। हाँ। हम कहते हैं कि हमने तो इतने दम से लड़ाई लड़ी हर मुद्दे पर, अब फिर चुनाव हार गए। चुनाव हारने के बाद भी किसी पर चर्चा होती है क्या? चुनाव हारने पर इसके बावजूद आपको याद हो, अगर आप रहे हो, लखन घनघोरिया हमारे प्रभारी मंत्री थे। हमने कम से कम उसमें भी 30 से 40 हजार लोगों को उस कार्यक्रम में इकट्ठा किया था। और अपने भाषण की स्पीच में मैंने पूरे ताकत से इस बात को रखी कि हम भले चुनाव हारे हैं पर हमें मऊगंज जिला चाहिए, ऐसी मऊगंज की। जब राहुल गांधी जी का कार्यक्रम लगा हुआ था तो जिले मऊगंज का झंडा पूरे आधे रीवा में हमने लगवा दिया था। लगभग 30-40 हजार आदमी अकेले में ले जाकर के मऊगंज के लोगों को अलग से अलग जिला बना दिया था वहां पर अपने तरीके से। तो हमारे ये कहने का मतलब मैहर जिला बना, नारायण त्रिपाठी जी उनके साथ हुए, कमलनाथ जी के साथ, और जगह जिला बने। हम तो चुनाव हारे थे, इसके बावजूद प्रभारी मंत्री को जितना मेरा दम था हमने पूरे दम से लड़ाई लड़ी। और फिर 15 महीने में अगर जिला नहीं बना, ठीक है, हम बहुत बड़े दोषी हैं, तो 4.5 साल 3.5 साल। अब फिर उसके पहले जो अभी हमारे वर्तमान विधायक हैं वो लाल बत्ती लिए इसी मऊगंज में घूम रहे थे, वो कैबिनेट मंत्री थे उस टाइम, फिर क्यों जिला नहीं बना? तब मऊगंज की चिंता उन्हें नहीं थी, कैबिनेट मंत्री उस टाइम भी नहीं थे। फिर मऊगंज की जनता ने उन्हें जिले के नाम पर हो या कैसे भी हो 47,000 वोट दिया। इतनी वोट तो हमने कभी पाया नहीं, हम तो 39-40 हजार में रहे, पहली बार भी और दूसरी बार भी। तब तो जिले की अगर बात हो रही है तो मऊगंज की जनता को आपका साथ देना चाहिए, क्योंकि मऊगंज को लेकर आप तो लड़ाई लड़े। तो शिवराज सिंह आए और ये हुआ, चलिए, लेकिन साथ क्यों नहीं दी? अब ये तो जनता क्यों नहीं साथ दी? हो सकता है मुझ में कमियां रही, हम ज्यादा लड़ाई लड़ते थे, ये भी मान लेते हैं, जो भी बात हो। अब फिर हार जीत के लिए तो मैं इसके लिए क्या, बिल्कुल, ये तो जनता से आप पूछेंगे कि क्यों हराए आप लोग। अभी मऊगंज विधायक के द्वारा यह बोला गया है पत्रकार वार्ता में कि 15 अगस्त को वह मऊगंज जिला में ध्वजारोहण करेंगे, और आप कांग्रेस को लेकर सिर्फ एक मुद्दे पर भाजपा के द्वारा घेरा जाता है कि 1.5 साल में जब जिला नहीं बनवा पाए तो फिर दिखावा है यह सब। भाई हम कहते हैं कि 1.5 साल में अगर मैं विधायक होता, अगर 1.5 साल में मैं विधायक होता, अगर जिला नहीं बना होता तो मैं दोषी हूँ। अब मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर उन 1.5 सालों में 15 महीने में अगर मैं विधायक होता तो मैहर से पहले मऊगंज की घोषणा होती। मऊगंज विधायक इस समय पे मऊगंज विधानसभा में रोजगार ला रहे हैं, अगर वो रोजगार लाते हैं तो क्या आप उनका साथ देंगे? हमारा ये कहना है, कौन नहीं चाहता कि हमारे क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिले। हमारे राहुल गांधी जी देश की बेरोजगारी के मुद्दे पर इतनी बड़ी 3500 किलोमीटर की पदयात्रा कर रहे हैं। अब वो पदयात्रा जम्मू कश्मीर पहुंची, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। हमारे मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, 2 करोड़ का कि इतने लोग हर साल बेरोजगार हुए। इसी मुद्दे को लेकर के राहुल का महंगाई, बेरोजगारी, संविधान, इन मुद्दों को लेकर के राहुल गांधी जी ने पदयात्रा शुरू की। तो हम तो रोजगार तो हमारा मुद्दा है। और चुनाव के टाइम अगर रोजगार की कोई बात करे और उसके पहले रोजगार की बात न करे, हम तो ये कहते हैं कि चलो रोजगार जब मिलेगा तब। अभी 2 सालों में बता दो कौन कौन सा रोजगार मिला? अभी तक तो कोरोना था, सरकार के पास बहाना है कि कोरोना था। अब बहाना, अब तो आप खुद ही बोल रहे हैं कि बहाना नहीं, बहाने हैं तो बहाने चलते रहेंगे। नहीं, बहाना मैं नहीं, आपके नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे कि बहाना है सरकार के पास कोरोना। तो वही मैं भी बोल दिया, अगर मान लीजिए कि मऊगंज विधानसभा में मऊगंज विधायक अब तो 7-8 महीने बचे हैं, अगर रोजगार लाते हैं, असंभव को भी संभव कर देते हैं और क्षेत्रीय लोगों को रोजगार नहीं मिला। पहले जो भी मऊगंज उजड़ा गया उसमें जो हजारों लोग बेरोजगार हुए, उनकी वो बात करें। उनको वहीं पे रेस्ट हाउस पे बैठ करके सुबह से शाम तक नाश्ता चल रहा था, चाय चल रही थी। अब खड़े खड़े मऊगंज उजड़ गया और व्यापारियों से, वहां के बेरोजगारों से उन्होंने कहा कि हमारी कोई सुनाई नहीं,
ऐसे कैसे? एक पटवारी का भी ट्रांसफर बगैर इस समय विधायक, पूरे कर्मचारी विधायक के कार्यकर्ता बने हुए हैं, पेइंग कार्यकर्ता बने हुए हैं। अब कोई सुनता ही नहीं, मऊगंज उजड़ गया। तो पहले उनकी रोजगार की बात करें, बाकी तो फिर साल भर बाद जितना रोजगार मिलेगा तो आप भी देखोगे, हम भी देखेंगे। नहीं, कर्मचारी तो बोल देते हैं जिसकी सरकार आएगी हम अच्छी बात है। और चलिए, क्या लगता है कि मऊगंज विधायक ने जो कहा है कर पाएंगे 15 अगस्त को ध्वजारोहण मऊगंज जिला? हमसे पूछते आप, ये बात उनसे पूछिए, ये बात उनसे पूछिए। बाकी हम उनको दिसंबर का समय दिए, हम उनको जनवरी का समय दिए। अब वो जो अगस्त की बात कर रहे हैं, मैं उस बात पर जाने वाला नहीं, उस पर मुझे ज्यादा भरोसा नहीं। दिसंबर में बात उन्होंने कही थी, उस पर वो आपको पूछना चाहिए कि दिसंबर में आप बोले थे। फिर आप बोले कि नहीं हम जो है तो जनवरी 1 जनवरी को, फिर बोले 26 जनवरी को झंडा फहराएंगे। बिल्कुल, अब क्या हुआ? बिल्कुल, ये सवाल हमारे कहने का मतलब, अभी मैं इस पर खुद आगे आऊंगा और लड़ूंगा। नहीं, अभी 15 अगस्त को झंडा अगर फहरता है तो देखेंगे। नहीं, ये सवाल मैं मऊगंज विधायक से जरूर करूंगा, लेकिन अभी आप मिले हैं, आपके द्वारा जब आप 50,000 की गिरफ्तारी दिए थे मऊगंज कॉलेज से, तब आपके द्वारा यह बोला गया था कि अगर 6 महीने के अंदर सरकार जिला नहीं बनाती तो हम खुद अपनी सीमा तय कर लेंगे। बहुत सही बात पूछा आपने, यही तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जब हमने 50,000 की भीड़ की तो उसमें हमने कहा था कि हम सरकार माने नहीं, हम सीमा बना लें। यही वर्तमान विधायक के द्वारा ये कहा जाता है कि जब जिला बनने की बात आती है, कोई बात आती है, तो मऊगंज विधायक आंदोलन कर देते हैं, इसलिए वो काम रुक जाता है। तो हमने जानबूझ करके उस बात को रोका कि चलो भाई दिसंबर तक वेट कर लेते हैं। अब दिसंबर में वेट किया, अब दिसंबर से जनवरी हुआ, अब जनवरी से 15 अगस्त हो गया। तो आप बताइए मुझे वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? फिर बोलेंगे कि रोड़ा अटकाते हैं। अब तो चुनावी वर्ष भी शुरू हो गया, तो हम तो रोड़ा अटका रहे थे तो चुप हो गए। तो जो आप कह रहे हैं 6 महीने में तो मैंने तय किया था कि मैं सीमा मई में बनाऊंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि रोड़ा अटका देते हैं, ये आंदोलन कर देते हैं, इसलिए जिला रुक जाता है। तो मेरे आंदोलन से ये स्थिति बनती है कि बनते बनते जिला रुक जाता है, अगले का कहना है। तो हमारा ये कहना है कि भैया चलो दिसंबर तक वेट कर लिया 6 महीने और। 6 महीने में सोचा था दिसंबर में झंडा फहरेगा, फिर हुआ कि जनवरी में झंडा फहरेगा। अब न मैं आंदोलन ही करने पा रहा हूँ, आंदोलन करने जाता हूँ तो रोड़ा माना जाता है। तो आप बता दो कि मुझे क्या करना चाहिए? हम कहते हैं कि जिला का क्या मुद्दा है, बाढ़ सागर का मुद्दा है, रीवा मिर्जापुर रेल लाइन है, सब जगह हम रोड़ा बने हुए। आरोप तो यही लग रहे हैं आप। है? हम इतने ताकतवर हैं तो चलो रुके तो हैं, पर दिसंबर तक रुके, जनवरी रुके हैं। अब ये कहो यार कि मैं बोलूं नहीं, कुछ करूं ही नहीं, और टरका रहे हैं यही कर करके। 15 अगस्त की अभी बात है, मान लीजिए कि 15 अगस्त के बाद अक्टूबर और नवंबर आ गया, आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो मैं कह रहा हूँ कि इसका जिम्मेदार कौन होगा? नहीं तो कहीं ना कहीं विपक्ष की भूमिका से आपको तो मजबूती से आगे आना चाहिए। तो ठीक है, मैं आऊंगा। फिर आप पूछेंगे कि आप रोड़ा अटका रहे हैं। नहीं, आप तय करो कि आप लोग तो नहीं मानोगे कि रोड़ा अटका रहे हैं। नहीं, हम लोग, आपने जब 50,000 की गिरफ्तारी दी थी उस समय पे भी था। तो हम अपनी बात पर कायम हैं, और हम अपनी बात पर कायम हैं। हमने दिसंबर का समय इसलिए दिया कि मेरे पास समय था कि चलो दिसंबर तक वेट कर लेते हैं, फिर चलो जनवरी भी वेट कर लेते हैं। पर अब जो है मऊगंज एक तरफ उजड़ गया, सारी बातें हो गई। अगर मान लीजिए 15 अगस्त में मऊगंज जिला में ध्वजारोहण नहीं होता तो फिर अगला कदम क्या होगा आपका? हम 15 अगस्त की तो बात छोड़ो आप, अभी हम मार्च अप्रैल में बात करेंगे जिले की। इसके बाद 15 अगस्त देखेंगे, अब फिर 15 अगस्त के बाद 16 अगस्त देखेंगे। बिल्कुल, सरकार और उनके विधायक के द्वारा जब विकास कार्य को लेकर कोई भी सवाल किया जाता है तो उनके द्वारा कोरोना का हवाला दे दिया जाता है, और कोरोना का हवाला देके वो बच जाते हैं। और विपक्ष के द्वारा भी अभी मजबूती के साथ कोई विरोध मध्य प्रदेश में नहीं किया गया है। किस चीज का? विकास कार्य को लेकर, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर। हम अगर बात करें भाजपा सरकार की तो 1.5 साल कांग्रेस सरकार थी, भाजपा विपक्ष की भूमिका निभा रही थी, लेकिन
मध्य प्रदेश के किसी न किसी सीट पर हर दिन कोई ना कोई विधायक धरना पर बैठे रहते थे। हर दिन धरना चलता था और हर दिन कांग्रेस सरकार को घेरने की कोशिश करते रहते थे। लेकिन अब चुनावी वर्ष भी शुरू हो गया है और विपक्ष के द्वारा विरोध जिस हिसाब से करना चाहिए नहीं देश राष्ट्रीय स्तर पर हमारे नेता राहुल गांधी जी 3500 किलोमीटर की पद यात्रा करें, इससे बड़ा काम कुछ नहीं। उस बात को लेकर के गांव गांव घर घर पद यात्राएं हुई। आपको मालूम है किसी मऊगंज क्षेत्र में हमारे द्वारा कम से कम 5-10 दिन लगाए पद यात्रा की गई और इसके बाद हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम आ रहा है। उसके पहले जो है घर घर चलो अभियान चला और उसके पहले कई आंदोलन हुए हमारे द्वारा किए गए। तो देखिए, आप ये नहीं कह सकते हैं कि सरकार ने भारतीय जनता पार्टी को नहीं घेरा, हर मुद्दों पर लड़ाई लड़ी है और आगे भी अभी समय है। अब फिर से हाथ जोड़ो हाथ घर घर चलो अभियान, हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम आ रहे हैं और कांग्रेस मजबूती से खड़ी हुई। अभी तो आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल, भारत जोड़ो यात्रा में आप भी शामिल हुए थे और उसी की तर्ज पे मऊगंज के गांव-गांव में यात्रा निकाले थे। और जब मऊगंज के गांव-गांव जा रहे थे आप, तो जनता का रुझान क्या था? बिल्कुल, जनता का रुझान अच्छा है और जनता इस बात को स्वीकारा है कि कहीं न कहीं खास करके कमलनाथ की जो 15 महीने की सरकार थी, कमलनाथ जी ने गौशाला के मुद्दे पर, 27 लाख किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे पर, 100 रुपए बिजली के बिल के मुद्दे पर और निराश्रित वृद्धा 300 से 600 के मुद्दे पर, कन्या विवाह योजना 25,000 से 50,000 करने पर, ये इतने बड़े बड़े मुद्दे 15 महीने में हुए कि जनता के जेहन में ये बात घुसी और कहीं न कहीं इन सब मुद्दों को देखते हुए मध्य प्रदेश की सरकार ने खड़गपुर सरकार को गिराया और जनता खुशहाल। 100 रुपए बिजली का बिल लोगों को अच्छा नहीं लगता? आप बताओ किसी भी निराश्रित वृद्धा को। भैया, आप पत्रकार भी हैं, आप किसान भी हैं। हम कहते हैं किसी भी निराश्रित को अगर 300 मिलता था, 600 मिलने लगा। शिवराज की सरकार तो 300 से 350 नहीं कर पाई 15 साल में। अब हमारी 15 महीने की सरकार कमलनाथ जी की 300 से 600 कर दिया बुजुर्गों के लिए और 27 लाख किसानों की कर्ज माफी अलग से करी। गौशाला गांव-गांव उन्होंने प्रोजेक्ट दिया और उस गौशाला में जैसे ही सरकार गिरी, ठेकेदारी के नाम पर कितना बड़ा भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा हमारे विधानसभा में भी किया गया, ये आपसे कोई छुपी बात नहीं है। और सिर्फ बिल्डिंग बन करके और ठेकेदारी रह करके अभी तो आधे अधूरे सब पड़े। मवेशी आज भी रोडों पर, आवारा पशु आज भी एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं, मवेशियों के साथ अत्याचार हो रहा है, वो भी मारे जा रहे हैं। यहाँ पे कोई सुरक्षित नहीं, न मवेशी न आदमी। बिल्कुल, आवारा मवेशी से एक चीज मुझे याद आया। आवारा मवेशियों को लेकर पिछले साल आपके द्वारा एक धरना प्रदर्शन किया गया था हनुमाना तहसील में। भाषण बहुत अच्छा था आपका, वायरल हुआ था खूब। आपके द्वारा ये बोला गया था कि अगर जल्द से जल्द सरकार के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती मऊगंज विधानसभा में और किसानों की नुकसान ऐसे होती रहेगी, उग्र आंदोलन होगा। आंदोलन हमने कब नहीं किया? हम तो वही तो कह रहे हैं कि 50,000 की भीड़ इकट्ठा की, हनुमाना में आंदोलन किया, मऊगंज में आंदोलन किया। आंदोलन तो होते रहते हैं। अब इतना ज्यादा उग्र नहीं करते कि फिर आरोप आते हैं कि मारपीट हो गई। इतना ज्यादा भी उग्र नहीं कर देता। बाकी उग्र आंदोलन तो होते हैं। अगर सरकार, अब चुनावी वर्ष आ गया है और 7-8 महीने बचे हुए हैं, अगर अभी भी कोई कार्यवाही नहीं की जाती सरकार के द्वारा, क्योंकि इस समय पर आवारा मवेशी किसानों के लिए एक चुनौती बन चुके हैं और लगातार किसानों का नुकसान हो रहा है, क्या आपके द्वारा आगे? हमारे द्वारा फरवरी मार्च के, फरवरी तो मैं नहीं कहता, पर मार्च तक एक बड़ा बिल्कुल। एक सवाल है विपक्ष नेता डॉक्टर गोविंद सिंह के द्वारा, हाल ही में अभी एक वायरल हो रहा था बयान, उनके द्वारा बोला जा रहा था कि वह बीजेपी नेताओं की सीडी रखे हुए हैं, लेकिन सीडी अभी तक किसी को दिखाया नहीं। देखिए, वो नेता प्रतिपक्ष जी हैं, वो रखे। हाल ही में रीवा भी आए थे, आपसे मुलाकात नहीं, लेकिन हमने उनसे नहीं पूछा कि सीडी आप रखे हैं, इसलिए कि हमारे उनके उम्र में काफी फर्क है और रखे होंगे तभी बोले हैं, ऐसे कैसे बोल देते, कुछ न कुछ बात तो होगी।
अभी 4 दिन पहले तक अच्छा खासा मामला चल रहा था, इसके बाद अब वो भी बोलना बंद कर दिए हैं। सीडी का कहीं कोई बात ही नहीं हो रही है। अब ये नेता प्रतिपक्षी जी मिले तो उनसे पूछे हम भी और आप भी। बिल्कुल, उसी को लेकर जीतू पटवारी के द्वारा भी एक बयान दिया गया था कि बीजेपी नेताओं के भ्रष्टाचार को लेकर उनके पास फाइल है, वो फाइल भी अभी तक सामने नहीं आई। अब बताया ना आपसे कि ये बड़े नेता हैं, बिल्कुल, बड़े नेता हैं, तो वो अब वहाँ की बात में जब मुलाकात हो तो फिर पूछूं या जानूं या क्या बोले क्या किए। बिल्कुल। कांग्रेस में अभी नए जिला अध्यक्ष आए हैं, इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है? निश्चित रूप से कांग्रेस में नए जिलाध्यक्ष, नए पदाधिकारी बने हैं। कांग्रेस में कसावट आएगी। ऐसी कसावट के लिए चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सक्षम लोगों को जो भी मतलब वो थे, और फिर या तो जिनको चुनाव लड़ना था वो लोग बाहर हुए, जिनको चुनाव नहीं लड़ना था, जो संगठन के लायक थे, उनको संगठन में जिम्मेदारी दी गई है। आने वाले समय में इसका लाभ मिलेगा। भाजपा के द्वारा हमेशा कांग्रेस पर यह आरोप लगाया जाता है कि कांग्रेस में गुटबाजी है। और देखिए, गुटबाजी कहाँ, घर में दो भाई पैदा होते हैं, 3 भाई पैदा होते हैं, 4 भाई जब पैदा होते हैं, कौन सा घर कितने दिन चलता है? जब भाई भाई में नहीं होता तो घर पार्टी में भी। लेकिन ये भाजपा में भी गुटबाजी है, कांग्रेस में भी थोड़ी बहुत गुटबाजी होना स्वाभाविक बात है। लेकिन इस तरीके की अब कांग्रेस में गुटबाजी नहीं है कि कहीं से नुकसान हो। और सब कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता सब पूरी तरह से सजग है। एक मुद्दा मऊगंज विधानसभा से ही जुड़ा हुआ है, जड़पुर पिपराही सड़क का आपके द्वारा चक्का जाम भी किया गया था और उसी दिन विधायक मऊगंज के द्वारा उद्घाटन भी किया गया। बहुत सही बात आपने उठाया कि वही मुद्दा आप देख लो। भाई, हमने जब आंदोलन किया, जब वहां मैं आता जाता था, आज भी मैं जड़पुर से ही आया हूँ। लेट हुआ, आपसे मैं 4 बजे का समय दिया, लेकिन आया 6 बजे। आसरदमन में एक एक्सीडेंट हो गया, वहां चला गया, और वहां से लौटते वक्त आज भी रास्ते की वही हालत है। तो जब हमने आंदोलन किया, स्वाभाविक है कि जब कोई नहीं सुनवाई हो रही थी, एक आंदोलन रास्ता है। अब आंदोलन करना कोई बुराई तो है नहीं, कोई भी जनप्रतिनिधि है, आंदोलन एक किसी भी बात को मनवाने के लिए एक रास्ता। तो मैंने आंदोलन जब किया, वर्तमान विधायक जी को लगा कि नहीं कहीं रोड बनने न लगे, कोई बात न हो जाए, कोई जाकर के उद्घाटन करने लगे। और जब हमने आंदोलन की बात करी तो अधिकारियों ने मुझसे कहा कि अभी फिलहाल उसका हम सुधार किए देते हैं, आंदोलन आप ना करिए। बोले आंदोलन तो हम करेंगे और बाकी आप उसको बनाना शुरू कर दीजिए। तो उनको बनाना था ही। पूर्व विधायक वर्तमान जी को जानकारी लगी, वो पहुंच गए उद्घाटन करने। जबकि उनको ये सोचना चाहिए कि जो पुरानी रोड मरम्मत का काम है उसमें भी उद्घाटन कोई बहुत जरूरी बात नहीं थी, पर उनको ये लग रहा था कि कहीं पूर्व विधायक को न लोग कहें कि उनके वजह से ऐसा। यही सब न मुद्दे हैं। अच्छा, एक बात पूरे रीवा जिले में बहुत चर्चा का विषय रहती है कि आपके द्वारा कोई छोटा सा भी कार्यक्रम किया जाए लेकिन उसमें पुलिस बल बहुत देखने को मिलती है। देखिए, पूर्व की भी कहानियां थी, आज की भी। भाई, स्वाभाविक है कि हम मुद्दों पर लड़ते हैं, और जब मुद्दों पर लड़ता है कोई, ताकत से लड़ता है। जब ताकत से लड़ता है तो जनता का सपोर्ट मिलता है। तो उस टाइम प्रशासन को सचेत रहना पड़ता है कि कहीं विवाद न हो जाए, कोई बात न बढ़ जाए। तो पुलिस भी अपने हिसाब से आती जाती है। लेकिन अब गलत बात होगी तो गलत, सही बात होगी तो सही। बिल्कुल, आपने जब पिपराही में धरना दिया था, मैं भी वहां पे कवरेज के लिए था, और जब वर्तमान विधायक प्रदीप पटेल गए थे उद्घाटन के लिए, मैं वहां पे भी कवरेज के लिए था। पिपराही में कांग्रेस कार्यकर्ता जो थे वो मऊगंज विधायक का रास्ता रोकना चाह रहे थे, चक्का जाम किए हुए थे। पुलिस बल का मेरा यही मतलब था कि उस दिन मऊगंज विधायक को पुलिस के द्वारा साइड से ले जाया गया, वहां पर लोकार्पण किया गया। कुछ सड़कें भी बनी जो कि अब उखड़ चुकी हैं पूरी तरह से, लेकिन उसके बाद से लेकर अभी तक उस पर कोई भी चर्चा नहीं हुई और कोई भी कार्य को आगे नहीं बढ़ाया गया, और वहां के ग्रामीण अभी भी वैसे ही रास्तों से बिल्कुल अभी उसी तरह कुछ बनी थी उस टाइम हमारे प्रदर्शन के बाद, लेकिन फिर से बड़ी बड़ी गाड़ियां निकलती हैं। वो आज मैं गया था वहां पे देखा हूँ। अब फिर देखते हैं आगे क्या करना है। रही बात है कि उस दिन की जो घटना की बात आप कर रहे हैं, तो मैं तो ये चाहता हूँ कि उनके साथ तो शासन प्रशासन था, वो तो मंत्री थे, उनको पतली गली से जाने की क्या जरूरत थी। वो चाहते तो उसी आंदोलन में आते, अब वो भी खड़े हो जाते, हमारी उनकी बात वहां पे होती।
वो भी बात रखते कि हम तो मंजूर कराए, ये किए वो किए, दुनियादारी, ये सब बातें हो जाती हमारी उनकी, तो उनको पतली गली जाने की क्या जरूरत थी। उस आंदोलन में भाई, उसी आंदोलन में वो भी आते और बताते भाई शासन के आदमी थे, वो प्रशासन के आदमी थे। अगर कोई धरने पर, हम तो आम आदमी हैं, हम तो धरने पर बैठे तो उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि मेरे यहाँ आए। अब मऊगंज से के विकास से जुड़ा मुद्दा था, आदिवासियों से जुड़ा मुद्दा था, उनको तो जाना चाहिए, आना चाहिए, बातें करनी चाहिए। हम होते अगर उनके जगह पर तो मैं तो उसी धरने में आता। आपको ध्यान हो, लोगों को याद हो कि एक बार जनार्दन मिश्रा जी धरने पर बैठे थे, मैंने उनको फल भेंट किया कि जब देश में और प्रदेश में आपकी सरकार है तो आपको शर्म आनी चाहिए कि आप लोग धरने पर बैठे। हमका ये लो फल खाओ और उठो धरने से। उसके फोटोग्राफ्स हैं, अब आप पूछ लेना उनसे, सांसद जी से। बिल्कुल, सांसद जी मिलेंगे तब सवाल करूंगा, ये सवाल करूंगा। एक सवाल कड़वा है, आपको अच्छा भी लगेगा क्योंकि आप तो हमेशा लड़ते आए हैं। भाजपा के द्वारा हमेशा से ये आपके ऊपर असामाजिक तत्वों को संरक्षण देने का आरोप लगाया जाता है। हम ये समझते हैं कि असामाजिक तत्व छांट दे कौन कौन से हैं मऊगंज क्षेत्र में, असामाजिक छांट दे। असामाजिक तत्व कोई बम है क्या, कोई बोतल है क्या, माने कोई रिवॉल्वर है क्या, उस तत्व की बात आप कर रहे हैं कि आदमियों में आप छांट रहे हैं? नहीं, आदमियों में। तो आप ये छांटिए कि मऊगंज क्षेत्र में कौन सामाजिक है कौन असामाजिक है, ये तय हो जाए, हम जान ले। जो आरोप लगाते हैं तो ये बताएं कि ये असामाजिक है, ये सामाजिक नहीं। आप तो छांटेंगे भाजपा वाले ही। नहीं, तो भाजपा वाले बता दें कि सामाजिक कौन है असामाजिक है। मैं तो समझता हूँ कि अगर मऊगंज में 3 लाख पॉपुलेशन है तो 3 लाख लोग सामाजिक ही है मऊगंज के, कोई उसमें असामाजिक नहीं। और उसमें असामाजिक तत्व कहते हैं, शर्म आनी चाहिए। साफ तौर पर सोशल मीडिया के माध्यम से भी भाजपा IT सेल वाले पोस्ट करते रहते हैं। हम यही कह रहे हैं कि भाई छांट के बताए ना कि कौन असामाजिक है, किसको असामाजिक कहा जाता है। बिल्कुल निवेदन करूंगा कि अगर भाजपा के IT सेल वाले या भाजपा के पदाधिकारी देख रहे हों तो पूर्व विधायक के नंबर पर जरूर मैसेज करें। हाँ कि भाई असामाजिक कौन है, सामाजिक कौन है। बिल्कुल। चलिए, एक और सवाल रहा, आपके द्वारा लगातार लोगों के लिए लड़ा जाता है, सामने चुनाव आ गया है, अब आगे क्या रणनीति? हमारी कोई रणनीति नहीं है। मैं जब से राजनीति में आया, समाज सेवा में आया और जब से मऊगंज में पैदा हुआ, तब वो तो अलग विषय था। 20 साल की उम्र से मेरी अनवरत सेवा जारी है और उसी सिस्टम से है। कभी मैं चुनाव लड़ने के हिसाब से हमने कुछ नहीं किया। रास्ते में चुनाव पड़ा, पर्चा भरा, चुनाव भी लड़ लिया। बाकी 365 दिन, 5 साल 10 साल जो भी रहा समय, मैं सुबह 10 बजे निकलता हूँ और रात को 10-11 बजे घर पहुँचता हूँ। यही हालत चुनाव में भी रहती है, यही हालत बगैर चुनाव की होती है। जहाँ दुख सुख गरीबी अमीरी जो भी रही, जहां से मैसेज आया आधी रात भी वहां पहुंचने का काम करता हूं। और वो चुनाव के टाइम भी होता है, चुनाव के पहले होता है। मेरी कोई तैयारी ऐसी नहीं, मेरा ये अनवरत कार्य है, ये अनवरत चलता रहेगा। चुनाव लड़ू नहीं लड़ू, जीतू नहीं जीतू, हार, इससे कोई फर्क नहीं। ये मेरा अनवरत वर्किंग, अनवरत मेरा कार्य है। इसको मैंने अपना रास्ता चुना है, मेरी कोई तैयारी नहीं। कोरोना काल के समय भी आपके द्वारा बहुत मदद की गई थी। बिल्कुल भाई, सही बात आपने बोला कि जब कोरोना काल में मैं बात करके मैं घर में नहीं रहा, संजय गांधी अस्पताल में भी दिखा, सड़कों पर दिखा। जब SDM कलेक्टर जो है सबको डंडे मार मार करके चलान करते थे, वहां भी खड़ा हो दिखा। जब बॉर्डर पर कम से कम हजार लोग बाहर के भी जा रहे थे, आपके चाहे उत्तर प्रदेश के हों, चाहे बंगाल के हों, चाहे आपके झारखंड के हों, चाहे बिहार के हों, जितने भी लोग जो उनको बॉर्डर पर कम से कम लंगर लगा करके अधिकतम लोगों को खाना खिलाया, 50,000 लोगों को खाना खिलाया गया। और संजय गांधी अस्पताल में जब लाशें गिर रही थी, वो मैं अपने नजारे आंखों से देखा हूँ। संजय गांधी में जा करके कि कितनी लाशें गिर रही हैं, वहां पे जितनी मदद संभव हुई सबके हमने किया।
इवन देन संजय गांधी अस्पताल में बंद का आह्वान कर दिया गया कि अब संजय गांधी बंद है, अब मरीज एडमिट नहीं होंगे। मैंने रीवा कमिश्नर को जा करके और रीवा कमिश्नर को ज्ञापन दिया कि अगर आज संजय गांधी बिंद का अस्पताल नहीं खुलेगा तो हम आंदोलन करेंगे। उन्होंने जा करके उसको गेट खुलवाया और फिर से मरीज एडमिट होने लगे। और जब पहली बार कोरोना का मरीज आया था उसको भी मैंने कलेक्टर रीवा में जाकर के मैंने घेराव किया और मरीज को वापस कराने का कहा। तो चाहे पहले साल की बात, 2 साल कोरोना रहा, दोनों साल मैं अपने ही रूटीन में रहा। यही तो मैं बता रहा हूँ कि मेरे सेहत पर चुनाव देख करके, खतरा देख करके, ये सब सारी चीजें देख करके मैंने कभी नहीं चला। कठिन से कोरोना काल से मैं समझता हूँ इन 100 सालों में कोरोना काल से ज्यादा भयावह स्थिति बनने वाली नहीं है। और उस कोरोना काल में इवन देन बिना मास्क बांधे जरूरत पड़ी है तो मैंने कभी भी इसका परवाह नहीं किया। हमेशा किसी भी गांव में जहां भी लोग खत्म होते थे उनके घरों में जा करके हालचाल पूछा, जबकि वहां पे बल्लियां लगी हुई थी, वहां पे सारी चीजें लगी हुई, कोई जा नहीं पाता था। कई गांव ऐसे हैं जहां मैं खड़े होकर के लाशें तक जलवाई, उनके परिजन तक नहीं खड़े हुए, चाहे मिसिरगंवा हो आपके, चाहे बावनगढ़ हो, कई ऐसे जगह। अच्छा, कोरोना काल में आपने मास्क का प्रयोग किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। आपके द्वारा कोरोना काल में लोगों को पैसे भी डोनेट किए जाते थे। देखिए, मैं बहुत पैसे वाला आदमी नहीं, ना मेरे पास कोई, मैं एक किसान आदमी हूँ। थोड़ी बहुत हमारे सहयोगी साथी मदद भी करते हैं, जो भी जैसा। कोरोना काल में पहले साल कम से कम 10,000 लोग, मेरे 10-15 हजार लोग मेरे क्षेत्र के भी बाहर, जब उनकी प्रताड़ना देखा, पैदल चलने लगे, तो हमने फेसबुक में डाला था कि हम ज्यादा तो मदद नहीं कर सकते, पर अगर आप लोग पीड़ित हैं तो जो भी मुझसे, किसी के 1,000 रुपए, किसी के 2,000, किसी में 3,000, किसी में 5, जो भी मुझसे बन पड़ा, कम से कम 10-15 हजार लोगों के खाते में पैसे भेजने का काम किया था। और उसमें हमारा अकेले का पैसा नहीं लगा, हमारे और सारे सहयोगियों ने मेरी मदद की इस अच्छे भाव में। बीरादेई गांव के वहां के बहुत सारे लोगों को कुछ जमीन बेचे थे बेचारे, वो ले आकर के पैसे हमें 3 लाख रुपए दिए। आइए बोले विधायक जी हमारी तरफ से आप कर दीजिए, तो उसमें तो बहुत सारे लोग आए। मध्य प्रदेश सरकार उस समय शिवराज थी, यही कानून उन्होंने लगाया कि मैं खाते में पैसे में, लेकिन किसी के खाते में पैसे नहीं गए। मैं दावे के साथ कहता हूं, आप चेक करा लेना। लेकिन हमारा जो बैंक चल रहा था उसमें हर व्यक्ति का, जिसके पास खाता नंबर आया, जिसका मेरे पास, हर खाते में पैसा गया। आप ये भी चेक करा लेना। अब पूरे मऊगंज क्षेत्र या बाहर के लोगों ने भी जो कहा, जो बन पड़ा किया। बिल्कुल। कोरोना काल के समय भी आप लोगों के साथ खड़े रहे। एक अंतिम सवाल, अब ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। मध्य प्रदेश में आपसे, मध्य प्रदेश का सवाल आपसे इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आप पूरे मध्य प्रदेश की राजनीति में एक्टिव रहते हैं और कांग्रेस कमेटी मध्य प्रदेश के फायर ब्रांड नेता भी माने जाते हैं। मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश की तर्ज पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलवाया जा रहा है। अपराधी जो हैं, अपराधी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन जो घर बनाया गया है वो माँ बाप के द्वारा बनाया गया है। देखिए, ये बुलडोजर सिर्फ शिवराज सिंह चौहान ने एक हथकंडा बनाया और उनको ये लगता है कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर के नाम पर सरकार बनी, जबकि बुलडोजर तो अलग विषय है, ये सब ईवीएम भी रहता है इनका। और मध्य प्रदेश में वो हथकंडा 2 कानून चला है। हम कहते हैं कई ऐसे मुद्दे आए जहां भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग थे, वहां बुलडोजर आप नहीं चलाए, एक बात। दूसरी बात, फिर बुलडोजर हम कहते हैं चलो, जो कोई बहुत बड़ा अपराध किया उसके ऊपर आप डोजर चलवा दिए, उसके घर में बुलडोजर। लेकिन आपने देखा कि उसके और छोटे छोटे भाई हैं और उनके पिताजी हैं जो बिलख रहे हैं, लेकिन सिर्फ अपना नाम बताने के लिए कि हम डोजर चलवा रहे हैं, हम अपराध नियंत्रण कर रहे हैं। और उन्होंने कई जगह ऐसे लोगों को प्रताड़ित की। जबकि हम ये कहते हैं कि अगर कोई अपराधी है और उसके पास अगर कोई अवैध वो किया, चलो वहां हम भी स्वीकार करते हैं कि अपराधी के साथ इस तरीके का सलूक करना चाहिए, लेकिन उसके छोटे छोटे भाई बहन ने क्या बिगाड़ा? बिल्कुल। लेकिन सरकार का तो ये कहना है कि अपराधी जब आर्थिक स्थिति से टूट जाएगा तब वो अपराध करना छोड़ देगा। हम ये कहते हैं कि अपराधी जो हम उसका भाई क्या दोस्त, उसके भाई ने क्या बिगाड़ा? आर्थिक स्थिति से तो मदद करता रहा होगा। ऐसा नहीं है। देखिए, अपराधी के लिए और भी कई तरह के हथकंडे अपनाए जा सकते हैं।
उसके ऊपर और भी हथकंडे अपनाए जा सकते हैं, सिर्फ एक हथकंडा ये नहीं है। मध्य प्रदेश में जब शुरुआती बुलडोजर चला तब आपके द्वारा एक ज्ञापन पत्र भी रीवा कलेक्टर कार्यालय में सौंपा गया था और यह बोला गया था कि अगर शिवराज सिंह के पास बुलडोजर है तो हमारे पास भी ट्रैक्टर है। बिल्कुल बोला गया था और प्रयास भी किया आदमी, लेकिन अब चोरी छिपे जाते हैं, रात को गिरा करके चले आए तो आदमी उस टाइम नहीं सजग रहता। फिर कहीं कहीं ऐसी बातें रहती है कि अपराध हुआ रहता है, सारी चीजों को आगे पीछे सोचना पड़ता है। क्या लगता है बुलडोजर चलना सही है या गलत? देखिए, कुछ जगह तो सही है लेकिन कुछ जगह गलत है। लेकिन मध्य प्रदेश में बुलडोजर को सिर्फ हथकंडा बनाया गया, दो कानून चलाए, जहां इनको जरूरत पड़ती है तो बुलडोजर की धौंस देते हैं, और जहां इनके लोग हैं, इनसे संबंधित लोग हैं सरकार से, वहां बुलडोजर का कोई मायने नहीं, फिर उस पर चर्चा नहीं होती। केपी त्रिपाठी के घर बुलडोजर चला, वो तो बरी हो गए, उसी दिन चलवा देना चाहिए, बिल्कुल चलवा दो। वो उनके ऊपर तो उदाहरण दिया, बाकी हम इन सब बातों पे बहुत वो नहीं करते, क्यों नहीं चलाए। बिल्कुल। अब फिर जानते हैं ये सत्ता पक्ष में रह करके रीवा की सारी जमीनें हड़प लिए, 100 रुपए तक की जमीनें ये लोग खरीदे, ये अपराध नहीं है क्या? इस पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। हम कहते हैं कोई गरीब आदमी झोपड़े बना लिए, प्लाट पर बसने वाले लोग 2 डिसिमिल में बसे हैं, वहां आपके डोजर बुलडोजर चल रहे हैं, वहां की झोपड़ियां हटाई जा रही हैं। और जहां आप शासन के स्तर पर जमीनें लूट लिए समदड़िया के माध्यम से या और बंसल के माध्यम से, और उसमें साझीदार हो गए, ये अपराध नहीं है क्या? सारी रीवा की बड़ी बड़ी जमीनें और इसी तरीके से हर जगह आपके मऊगंज में भी जो यहाँ नेता है भारतीय जनता पार्टी के, जो सक्षम लोग हैं, जमीनें खरीद रहे हैं औने पौने दाम पर, ये अपराध नहीं है क्या? इस पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन गरीबों को झोपड़े सट से उजाड़ दिए जाते हैं। एक बार स्मृति ईरानी के द्वारा कुछ पैसे गैस के दाम ज्यादा हो गए थे, तो गैस लेके वो बाहर आ गई थी विरोध करने। आज हमने वीडियो देखा है, वो गैस उनका बैठने का साधन हो गया, चूल्हे पर खाना बना खुद ही। तो हमने देखा है। अगर 2012 में भाजपा जब विपक्ष में थी तो इस तरह से विरोध कर रही थी, लेकिन कांग्रेस इस समय पर विरोध क्यों नहीं कर रही? भगवान, काहे कांग्रेस विरोध नहीं कर रही? कांग्रेस किस बात का विरोध नहीं कर रही? महंगाई का विरोध। पेट्रोल के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, पेट्रोल भाई हम कहते हैं, बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। भाई आखिर आप जान रहे हैं, कैसे जान रहे हैं? जन जन जान रहा है इस बात को। गैस सिलेंडर का दाम कितना बढ़ गया, जो सिलेंडर भरा रहा है वो नहीं जान रहा है क्या फोकट का सिलेंडर मिल रहा है उसको नहीं मालूम कि जो सिलेंडर 300 रुपए का मिलता था आज वो 1200 रुपए का हो गया, जो डीजल पेट्रोल 50 रुपए का मिलता था वो 100 रुपए हो गया। आप नहीं जान रहे हो, आपके पास मोटरसाइकिल है कि कोई कांग्रेसी आपको बताने आए? आपसे मैं पूछ रहा हूँ। इसी तरीके से आज हर घर में मोटरसाइकिल है, हर घर में गैस सिलेंडर है, हर घर में बिजली जलती है, 4-4, 5-5 हजार बिजली के बिल जाते हैं और जबरदस्ती पुलिस भेज करके वसूली हो रही है। हम तो बताते नहीं हैं, हमें बताने की जरूरत बची है क्या? जन जन तक ये सब सारे मुद्दे पहुंच चुके हैं। जनता को सरकार से ज्यादा विपक्ष से उम्मीद रहती है, इसीलिए कि हमारी आवाज को विपक्ष बुलंद करेगा और अगर कहीं भी जरूरत पड़ेगी तो विपक्ष और विपक्ष के लोग सड़कों पर आएंगे। बिल्कुल, विपक्ष सड़क में है, कहीं कमजोरी नहीं। और विपक्ष, हम तो मऊगंज की बात करते हैं, जब जरूरत पड़ी तो मैं कभी मऊगंज उजड़ रहा था तो भी बहुत सारे लोग कहे कि आप विकास में बाधक बनेंगे, लोग उल्टा सीधा कर, किस बात का विकास? जहाँ जरूरत पड़ी तो मैं सीना ठोक करके खड़ा हुआ। बिल्कुल, आप हमेशा हर मुद्दे पे खड़े रहते हैं। अभी हाल ही में देश में एक ट्रेंड चल रहा है बाबा जी का। कौन से बाबा जी? बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री महाराज। देखिए, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, इसलिए कि कहीं कहीं वो धर्म का काम कर रहे हैं। पर मैं तो ये कहता हूँ कि जो प्रोपेगेंडा ये सब चल रहा है, सिर्फ राहुल गांधी जी की जो पदयात्रा इतनी बड़ी हुई है 3500 किलोमीटर की, उस पर चर्चा जनता न करे और उसके लिए ये साजिश बनाई गई है, मैं दावे के साथ कहता हूँ। अब फिर हमारे कहने का मतलब कि बागेश्वर धाम का जहां तक सवाल है, बागेश्वर बाबा का सवाल, उनके ऊपर कृपा है बाबा बजरंगबली की,
अगर बजरंगबली की न होती तो लाखों लाख भीड़ उनके ऊपर कैसे इकट्ठा होती। अब वो जो चाहते वो बोल दें, उनको कोई बोलने वाला नहीं है, सारे मंत्री मिनिस्टर उनके नतमस्तक हो रहे हैं, तो उनके ऊपर कृपा है। पर ये कोई जरूरी नहीं कि उनके कहने से वहां जितने लोग हैं सब पर कृपा बन जाएगी। अगर ऐसा होता, हम कहते हैं कि कर्म प्रधान भी देश है, और यहाँ ये भी कहा जाता है कि ब्रह्मा का लेख कभी टल नहीं सकता। तो या तो ब्रह्मा का लेख झूठा है, या तो ब्रह्मा का लेख झूठा है, या तो जो हमारा कर्म है वो कर्म प्रधान देश नहीं है। दोनों बातें गलत है। जो बाबा बागेश्वर कर रहे हैं वो सही है, और सबकी। तो हमारा ये कहना है कि उनके ऊपर कृपा हो सकती है बालाजी की, और भी जो हमारे ऊपर हटेश्वरनाथ की कृपा है। अब मेरे कहने से हटेश्वरनाथ सबके ऊपर कृपा कर दें, इसका ठेकेदार तो मैं नहीं हूं ना। ये तो आपका कर्म जो कहेगा वो। यहाँ पे थोड़ा सा विसंगति। अब बाकी ये सब अपने अपने जगह की बातें हैं। और फिर बहुत सारे बाबाओं के बारे में आप सब जानते हैं। बहुत सारे लोग अभी जेल में भी है, बहुत सारे लोग अभी प्लेन में हैं, और बहुत सारे लोग अभी मेल में भी हैं। उनकी बात हम नहीं कर रहे, वो संत हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। पर राहुल गांधी जी की पद यात्रा को एकदम से चर्चा न हो, उस बात को दबाने की साजिश चल रही है। बस मैं एक बात कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, पूर्व विधायक के द्वारा साफ तौर पर बोला जा रहा है कि भाजपा का ये षड्यंत्र है। भाई, हमारे कहने का मतलब कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते हैं वही उनके मुख से भी शब्द निकलने लगे धीरे धीरे। ऐसे कौन से शब्द निकालते? भाई, बहुत अफवाह हो गया, आप उस मुद्दे पर न जाइए, आप खुद सुनिए। आप पत्रकार हैं, बहुत सारे पत्रकार जा करके पूछ भी रहे हैं। अब पत्रकार है तो इसके जड़ बने हुए, पत्रकार है तो साबित कर रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं बाबा जी। हम लोग तो आज भी उनको पूज्य मानते हैं। नहीं तो वहाँ पे धीरेन्द्र शास्त्री का मैं अभी हाल ही में एक वीडियो देख रहा था, वो खुला चैलेंज कर रहे हैं दरबार में कि आइए देख लीजिए जिसको देखना है। लेकिन उनके ऊपर जो श्याम मानव आरोप लगाए हैं कि नागपुर में कथा चल रही थी और चैलेंज दिया गया, तब बाबा जी वहां से चले आए। हम कहते हैं कि अभी न श्यामनाथ कहीं चले गए, न बाबा जी कहीं चले गए, श्याम मानव को चले गए, न बाबा जी कहीं चले गए, न जनता कहीं चली गई। फिर से इसका कोई आयोजन हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कौन सच्चा है कौन झूठा, इसमें इतना प्रोपेगेंडा करने की क्या जरूरत है। फिर से आयोजन हो जाए, फिर से बातों को रखा जाए। बिल्कुल, लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की श्रद्धा पे ठेस पहुंचाया जा रहा है, ये सही है या नहीं? हमने कहा कि मैं उस मुद्दे पर ज्यादा नहीं बोलना चाहता। और भाइयों, हम भी हिंदू धर्म से आते हैं। बाकी मैंने कह दिया कि उनके ऊपर बालाजी की कृपा हो सकती है। अगर बालाजी की कृपा नहीं होती तो 27 साल की उम्र में इतना आभा मंडल उनका नहीं बनता। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, पर सब पर बालाजी की कृपा उनके कहने से होती है, हो जाएगी, ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। बाकी तो मंदिर में बहुत सारे लोग जाते हैं, आशीर्वाद किसी किसी को मिलता है। इस बार क्या मऊगंज से टिकट क्लियर है आपका कि नहीं? ये आप हमारे बड़े वरिष्ठ नेता हैं, उनसे पूछिएगा। मैंने टिकट की लड़ाई 2003 में न कभी लड़ी, न 2008 में लड़ी, न 2013 में लड़ी। 2013 में तो बाबरिया कांड हुआ, मैं प्रदेश के महामंत्री थे, प्रभारी थे, और वो विवाद हुआ, वो आरोप मेरे ऊपर आए, तो लोग तो उस टाइम भी बोले कि आप दिक्कत में हैं। लेकिन मैं टिकट मांगने दिल्ली नहीं गया, लेकिन पार्टी को लगा कि हमें टिकट देना चाहिए, तो पार्टी ने पहली लिस्ट में टिकट उस टाइम भी दिया। और 2013 में पार्टी ने मुझे टिकट दिया, पहले लिस्ट में दिया। और मैं तो बता देना, टिकट की लड़ाई तो मैं कभी लड़ता ही नहीं। 2003 में जरूर थोड़ी सी बात उठाई थी, अपना बायोडाटा दिया था, उसके बाद टिकट की बात में नहीं। मैं जनहिताय में काम अनवरत करता हूँ, करता रहूंगा अपने क्षेत्र के लिए। टिकट मिले न मिले, चुनाव लड़ूं ना लड़ूं, मैं तो आपको पहले बताया टिकट की बात कहाँ से है। टिकट की लोग और लोग बात करें, जो संगठन में बदलाव हुआ है पूरे मध्य प्रदेश में, इसको लेकर चर्चाएं चल रही हैं। तो बिल्कुल, संगठन में बदलाव हुआ तो गलत क्या हुआ? कहीं ना कहीं टिकट को लेकर भी चर्चा चल रही है। टिकट जब जिस दिन टिकट की लिस्ट जारी होगी उस दिन आप पूछना टिकट क्यों नहीं मिला, कि क्यों मिला, क्या हो रहा है, तो उस दिन बात जारी होगी। अभी तो इसकी बात कहीं आई नहीं, अभी तो संगठन का काम हुआ। टिकट मिले या ना मिले, सुखेंद्र सिंह बन्ना रीवा की जनता के लिए खड़े हैं, बस हो गया, एक लाइन की बात।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अभी हमारे साथ मऊगंज विधानसभा के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना थे, और सुखेंद्र सिंह के द्वारा साफ तौर पर यह बोला गया है कि अगर मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के द्वारा मऊगंज को जल्द से जल्द जिला घोषित नहीं किया जाता तो मऊगंज में कुछ बड़ा होगा। बड़ा क्या होगा यह तो देखना ही दिलचस्प होगा। इसी के साथ मैं विजय तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद।